हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है, बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर कितनी फेज में एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों देखो, हमने मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वहां से ये चैप्टर उठता है। हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, समझ गए? कोई भी चीज जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, इट हैविंग सम मास। क्या है इसके अंदर? कुछ ना कुछ मास है। मास मतलब समथिंग अमाउंट है। एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेस। जिसके अंदर क्या स्पेस घेरे, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। लाइक हम आप सब कुछ, दुनिया में सब कुछ जो है वो मैटर ही है। ओके, क्या है? मैटर। अब मैटर जब बनता है ना बच्चों, तो मैटर जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है ना, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं। एक्चुअली मैटर की बात मत करो। मैटर किससे मिलके बना है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है बच्चों? पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से। जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है ना, तो एक बॉटल है, तुमने उस बॉटल को क्रश कर लिया, एक पाउडर बना लिया उसका। क्या बना लिया? प्लास्टिक, है ना? तो डेफिनेटली बेटा प्लास्टिक का पाउडर बन जाएगा। और तुमने यहाँ पर एक छोटी सी थाली में, प्याली में, एक तुमने पाउडर रख दिया पाउडर। अब ये बेटा मैटर का पार्टिकल है। ये क्या है? मैटर का पार्टिकल। अब ये मैटर का पार्टिकल दो तरीके से हो सकता है। आइदर ये प्योर हो सकता है या ये इम्प्योर हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्योर या इम्प्योर। बुक्स साइड में रख दो, अभी बुक्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा या तो ये प्योर हो सकता है या तो ये इम्प्योर हो सकता है, ठीक है ना? तो हमें यही जानना है कि पार्टिकल कौन से वाले प्योर होते हैं और कौन से वाले इम्प्योर होते हैं। समझ गए ना? तो जो बेटा प्योर होते हैं, जो जो प्योर होते हैं, प्योर वाले आइदर या तो एलिमेंट फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? या कंपाउंड फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? कंपाउंड। और जो इम्प्योर होंगे ना बेटा, इनको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा? मिक्सचर बोलेंगे। समझ गए? जो इम्प्योर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल आप गोल्ड लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? गोल्ड। कहीं से भी गोल्ड ले आया बेटा आपने, नेचुरली अकर करने वाला गोल्ड। ये नहीं कि आपने सोनार के यहाँ से ले आया तो वो कॉपर मिक्स कर चुका होगा, वो एक अलग बात हो जाएगी। आपने नेचुरली अकरिंग गोल्ड लेकर के आ गए, बोलो ठीक है? ये आपने गोल्ड की एक बार लेकर के आ गए, जमीन में से खुदाई करके। अब बेटा आप इसको क्रश कर दो। क्या कर दो? इसको क्रश कर दो, इसको तोड़ दो, फोड़ दो। बिल्कुल, जब बेटा इसको आप क्रश करोगे तो आपके पास ये गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल आ जाएंगे। समझ गए? अब ये देखो बेटा, ये भी गोल्ड है, मतलब ये भी एयू है, गोल्ड का सिंबल एयू होता है। और ये वाला पार्टिकल भी क्या है बेटा? एयू है। और हर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल सेम है। और एक एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। तो बेटा ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? एलिमेंटल फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा? एलिमेंटल फॉर्म। समझ में आ गया? ये एलिमेंटल फॉर्म कहलाएगी। क्लियर हो गया? एलिमेंटल फॉर्म में गोल्ड जो है एज अ प्योर सब्सटेंस, एज अ प्योर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए? तो ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब भी तो डिटेल में हम जाएंगे, तो शुरुआत में मैंने आपको गोल्ड से समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना? ओके, अब प्लास्टिक की बॉटल जब तोड़ ली है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक की बॉटल के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद बेटा अगर आप प्लास्टिक को क्रश करोगे ना, तो व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिलेगा। किस कलर का? व्हाइट कलर का। यदि आप इसको क्रश कर दो, एकदम तोड़ दो, मरोड़ दो, फोड़ दो, चकने चूर कर दो बेटा, तो आपको व्हाइट कलर का पाउडर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर हो गया? ये व्हाइट कलर का पाउडर आपको दिखाई देगा। तो बेटा ये जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको क्रश करने के बाद दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? ये प्लास्टिक का पार्टिकल है। प्लास्टिक का पार्टिकल। और बेटा जो प्लास्टिक का पार्टिकल होता है, दैट इज अ कार्बनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन का कंपाउंड, है ना? क्या बोल सकते हैं? कार्बनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बनिक कंपाउंड। ओके, क्या होगा ये? कार्बनिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? हाँ।
तो ये बेटा कार्बनिक कंपाउंड होगा, ये प्लास्टिक का जो पाउडर निकला ये कार्बनिक कंपाउंड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कार्बनिक कंपाउंड की आपको बात बताता हूँ, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बनिक कंपाउंड है, समझ गए ना। एंड कार्बनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं, है ना, कार्बनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। कार्बनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक यानी कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो होगा सी, जैसे ग्लूकोज समझ लो, चलो C6H12O6। अब आप कहोगे सर ये कैसे प्योर होगा? प्योर तो सर इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, 3 लोग हैं। अरे बेटा ये जो 3 लोग हैं ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है, अब ये एक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक। अब आप फिजिकली ना कार्बन को अलग कर सकते हो, ना हाइड्रोजन को, ना ऑक्सीजन को। लाइक पानी में जो होता है H2O में, तो H2O में आप सोचो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग हम कर पाए? नहीं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो चुके हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस। और ये कौन सी फॉर्म में है बेटा? कंपाउंड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? समझ में आया? तो याद रखिएगा कि कंपाउंड भी प्योर होते हैं, एलिमेंट भी प्योर होते हैं, बस दोनों में फर्क होता है। कंपाउंड भी प्योर होते हैं, एलिमेंट भी प्योर होते हैं। समझ गए? कंपाउंड कैसे बनते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और एलिमेंट फ्री रहते हैं। एलिमेंट क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गई बात। आइए बात करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमें 2 टाइप के प्योर सब्सटेंस पढ़ने हैं। प्योर सब्सटेंस की 2 वैरायटी होंगी, एक एलिमेंट और दूसरा नंबर कंपाउंड। ओके, ये हो गई प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बाद हमारे पास मिक्सचर आ जाएंगे। तो मिक्सचर बेटा हमारे पास में मिक्सचर आएंगे, नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर में बेटा हमारे पास में सोल्यूशन आएगा। होमोजीनियस जैसे कि आपने पानी में शक्कर डाल दी, ओके, तो क्या बन गया बेटा? सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सोल्यूशन। फिर इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। देन इसके बाद हेट्रोजीनियस। बेटा होमोजीनियस का मतलब समझ लो, एक सीधी लाइन में यूज करता हूं, बोलो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, तो कभी भी वर्ड आए होमोजीनियस का मतलब, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन समझ में आया, मतलब हर जगह एक जैसा कंपोजिशन हो। जितनी शक्कर यहाँ लगेगी उतनी शक्कर यहाँ लगेगी। कहीं कभी पानी पी लो आप शरबत का, जितना मीठा यहाँ का होगा उतना मीठा यहाँ का। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस में 2 कैटेगरी है, नंबर 1 सस्पेंशन, नंबर 2 कोलाइड। नंबर 1 सस्पेंशन, नंबर 2 कोलाइड। इनमें डिटेल में पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन और कोलाइड। अब ये हेट्रोजीनियस क्या है बेटा? कभी भी आपने अगर खांसी की दवा ली है या कोई सस्पेंशन खरीदा है मार्केट से, उसमें एक वार्निंग लिखी रहती है ना, काइंडली शेक वेल बिफोर यूज। कृपया इसको पीने के पहले अच्छे से क्या कर लो, उसको शेक कर लो। क्या कर लो बच्चों? शेक कर लो। आपने देखा होगा कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि ऊपर पानी पानी आ जाता है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा रहता है कि नहीं रहता है? तो उसको क्या किया जाता है? वेल शेक किया जाता है। दवाइयाँ आती है ना, तो दवाइयों को क्या करते हैं? वेल शेक करते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज बेटा सस्पेंशन एंड कोलाइड, 2 तरीके के हमको मिक्सचर मिलेंगे। देन बात करते हैं चेंजेस की। सो चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो ये तो हमने पढ़ा भी है, तो देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे वे माइंड मैप है, माइंड मैप तो चैप्टर के लास्ट में पढ़ना चाहिए जब चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए बात करते हैं प्योर सबस्टांस। व्हाट इज प्योर सबस्टांस? अ फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि बात तो मैटर की हो रही है। एक ऐसा मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज दैट आर कांस्टेंट थ्रू आउट द सैंपल। यदि आप बात करें प्योर सबस्टांस की, तो मैं गोल्ड की बात कर लूँ, ये देखिए। तो बताइए हर पार्टिकल की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम मतलब नहीं बदलने वाली। इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन, इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन। यदि मैं यहां से एक गोल्ड उठाऊं तो बेटा ये भी क्या है? दैट इज एयू, दैट इज एयू। बोलिए यस और नो। और अगर मैं और कहीं से भी गोल्ड उठाऊं तो वो भी क्या है बेटा? एयू ही है। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं वाटर की बेटा, अगर मैं H2O ले लूं यहाँ पे, अगर मैं क्या ले लूं? H2O। ये देखिए H2O है, ये भी H2O है, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये देखिए, अगर मैं H2O वाटर के ले रहा हूँ बेटा कहीं पर भी, तो अगर मैं ये वाला मैं मैटर का पार्टिकल उठाता हूँ तो ये भी क्या है बेटा? H2O, है ना। कोई भी है, मैंने तो बड़े बना दिए, ये भी उठाऊंगा तो ये भी क्या है बेटा? H2O। समझ में आ गया? ठीक है ना। और हर पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम है, चाहे आप कोई सा भी उठा लो, हर पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। और उनका केमिकल कंपोजिशन भी क्या है? सेम है। यस, समझ में आ गया? उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है?
सेम है। बट यहीं पर अगर आप शक्कर के सीरे की बात करो तो बेटा देखो होता क्या है शक्कर के सीरे में। शक्कर का सीरा जो होता है ना वो केमिकल मिक्सचर नहीं होता है, वो पानी और शक्कर का फिजिकल मिक्सचर होता है बच्चों। जैसे ये देखो ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये देखो ये पानी का मॉलिक्यूल मैंने इतना बड़ा बनाया, ओके, और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। और जब पानी में आप शक्कर मिलाते हो तो शक्कर क्या करती है, जा करके दोनों मॉलिक्यूल के बीच के गैप में फिल हो जाती है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब देखिए क्या आप इसे प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं? नो वे, बिल्कुल नहीं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसके और इसकी बात करो केमिकल फॉर्मूले की तो इनका केमिकल फॉर्मूला है H2O, और बट ये ग्लूकोज है बेटा, शक्कर है नहीं ग्लूकोज है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा। यस और नो? यदि आप ग्लूकोज ले रहे हो पर्टिकुलरली यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू C6H12O6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है ना, तो वो क्या होगा आपको ना, प्योर नहीं होगा, दैट इज इम्प्योर। तो फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन, हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज भी इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब ना बदलने वाली हो, दैट आर कांस्टेंट थ्रू आउट द सैंपल, जो कि सैंपल में पूरे क्या हो, कांस्टेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? अब बात करते हैं प्योर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बच्चों दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक एलिमेंट फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। क्लियर हो गया? एलिमेंट क्या होती है? प्योर फंडामेंटल सब्सटेंस। फंडामेंटल मतलब जैसे पैदा हुए, फंडामेंटल जैसे पैदा हुए, जैसे गोल्ड पैदा हुआ। ओके, तो बेटा देखो सारे के सारे एलिमेंट ना आपको अपने एलिमेंटल फॉर्म में मिल नहीं सकते, क्योंकि बात है स्टेबिलिटी की। किसकी बात है? स्टेबिलिटी की। समझ गया ना? कुछ तो चलो जैसे कि नॉन रिएक्टिव है, लाइक गोल्ड हो गया, तो अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा आपको? प्योर फॉर्म में। बट बेटा आयरन आपको प्योर फॉर्म में, आयरन भी मिलेगा प्योर फॉर्म में, मगर कंपाउंड स्टेट में मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा। आयरन क्या बना के मिलेगा बेटा? आपको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन का ऑक्साइड। अगर आपके जमीन के अंदर से अगर आप आयरन निकालेंगे, आयरन का क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? है ना? तो बेटा जैसे गोल्ड की और गोल्ड जमीन से निकालोगे तो प्योर फॉर्म में आपको एलिमेंटल फॉर्म में ही गोल्ड मिलेगा, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी। मिट्टी साफ करो और इस्तेमाल करो, समझ गए ना? गोल्ड में मिट्टी साफ करो और उसके गहने बनवाओ। मगर बेटा अगर आप आयरन निकालेंगे, आप कॉपर निकालेंगे, तो आप डायरेक्टली उस आयरन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको उस आयरन की जो ओर मिलेगी, दैट इज ऑक्साइड ओर। कैसी ओर मिलेगी? हाँ, जमीन के अंदर से जो मिलती है दैट इज कॉल्ड ओर। तो जो आपको ओर मिलेगा वो कैसा ओर मिलेगा? ऑक्साइड ओर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट यहाँ पर ना ऑक्साइड है ना सल्फाइड है, प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिलेगा। और इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों नेटिव स्टेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? नेटिव स्टेट। समझ में आ गया? मतलब अपने मूल रूप में मिलेगा। क्या यहाँ पे आयरन अपने मूल रूप में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मिल रहा है ना। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड ओर। इसी तरीके से बेटा कॉपर जो होता है जमीन के अंदर, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके मिलता है ना। किसके साथ मिलता है? सल्फर के साथ रिएक्ट करके मिलता है बच्चों। तो ये कौन सी ओर बनाता है? सल्फाइड ओर। कौन सी ओर बनाता है बेटा? सल्फाइड ओर। बेटा जो कैल्शियम होता है ना, वो कार्बोनेट के साथ में मिलता है, प्योर नहीं मिलता है। समझ गया ना? तो कार्बोनेट ओर। कौन सी ओर बेटा? कार्बोनेट ओर। तो फिर बेटा हम इनको ले जाते हैं इंडस्ट्री में, और इनकी ओर से हम मेटल को अलग करते हैं। हम मेटल को क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, अलग करते हैं। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं भैया? मेटलर्जी। तो एक बड़ा सा साइंस बनेगा मेटलर्जी का, क्लास 11 12th में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। उसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ओर से आप जो है बच्चों अलग करते हैं किसको? मेटल्स को, या ना। क्लियर हो गया? एलिमेंट फॉर्म में अलग करते हैं, प्योर फॉर्म में निकालेंगे। सो टाइप ऑफ द प्योर सबस्टांस। बेटा प्योर सबस्टांस में अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में कोई चीज पाई जा रही है, तो बेटा किस फॉर्म में मिलेगी? फंडामेंटल फॉर्म में, प्योर फंडामेंटल सबस्टांस के फॉर्म में। क्लियर हो गया? बेटा ये चीजें बहुत कम है। क्या है? ये चीजें बहुत कम, मतलब ऐसी चीजें जो हैं ये तभी एग्जिस्ट करता, लाइक गोल्ड हो गया बेटा, जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है या नो रिएक्टिव है, वो आपको इस तरीके से मिलेंगी। समझ में आ गया? जो बहुत लो रिएक्टिव है वो आपको इस तरीके से मिलेंगी प्योरेस्ट फॉर्म में। दे कैन नॉट बी ब्रोकन बर्दन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। इनको आप केमिकल रिएक्शन से भी तोड़ नहीं सकते हो। लाइक H2O को तो आप तोड़ सकते हो केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्योंकि बने थे, जुड़े थे केमिकली, तो टूटेंगे केमिकली। क्योंकि जब जुड़े थे तो कैसे जुड़े थे? केमिकली। तो बनेंगे तो कैसे बनेंगे? केमिकली। समझ में आया? जब जुड़े थे तो केमिकली, तो टूटेंगे तो केमिकली। अब मैं भैया मगर आपके पास गोल्ड है, अब बताओ गोल्ड को किसी और फॉर्म में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते।
युवराज मुंह से आवाज आनी चाहिए बेटा, ठीक ना। टीचर मेहनत कर रहा, तुम भी मेहनत करो। हाँ, तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल रिएक्शन, इनको केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल आयरन, सल्फर एंड मोर। अगर एलिमेंटल फॉर्म में यदि बात करी जाए तो एग्जाम्पल है एलिमेंट के, और आपके सामने पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो बेटा एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया ना। ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो प्योर हैं। क्या है वो एलिमेंट्स? प्योर हैं, ठीक ना। बट इस लाइन का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आयरन आपको बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलेगा। बात हो रही है एलिमेंट्स की, बात ये नहीं हो रही कि एलिमेंट पाए कैसे गए। समझ गए ना। आयरन हो गया, सल्फर हो गया। ये देखिए आयरन का इतना बड़ा रखा हुआ है यहाँ पे बाउल में, और हमने थोड़ा सा सैंपल को देखा तो देखो बेटा दाना दाना एक समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब ये प्योर सबस्टांस है। क्या है बेटा? ये प्योर सबस्टांस है। चलिए ये हो गया, आयरन की बात हो गई। अब आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड भी प्योर सबस्टांस है, मगर इसमें थोड़ा सा सबस्टांसेस कंपोज ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, मतलब कम से कम दो और दो से ज्यादा, जैसे लाइक CO2। तो ये CO2 क्या है बेटा? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है। CO2 भी क्या है बेटा? कंपाउंड है ना। सबस्टांस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब जैसे मैं बात करूं बच्चों H2, किसकी बात करूं? H2 तो कंपाउंड है कि ये अपना एलिमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये एलिमेंटल फॉर्म है H2। अब आप कहोगे सर अकेला H क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा जो इसकी एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस जो है ना हाइड्रोजन की, वो अकेले H के फॉर्म में नहीं होती है। किस फॉर्म में होती है? H2 के फॉर्म में। मतलब दो हाइड्रोजन मिलके ही रहेंगे। मतलब एक तरीके से तुम अभी के लिए ये समझ लो कि ये लोग जुड़वा ही पैदा होंगे। क्या होंगे? जुड़वा। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, देखिए आप जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, उसमें आपको किसी की एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई जाती है। उसमें आपको केवल एलिमेंट की जानकारी दी जाती है। समझ गए ना। किसकी दी जाती है? एलिमेंट की जानकारी। अभी मैं जब आपको एटम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये H2 क्यों बनता है। समझ गए। तो यहाँ पे H2 है, ये देखो ये CO2 है, H2O है। तो सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। चलिए, दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल रिएक्शन। हाँ, आप इसको फर्दर तोड़ सकते हो। लाइक CO2 को आप गर्म कर दो तो कार्बन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा उल्टा। समझ गए ना। क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आप जुड़े केमिकली थे तो आप टूटोगे भी कैसे? केमिकली। एग्जाम्पल चलिए देखिए, एग्जाम्पल हाँ अब बात करते हैं कंपाउंड की। आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। बच्चों देखो जो Fe है ना, आयरन सल्फाइड, Fe है ना। Fe यानी आयरन, और सल्फर यानी कि S, सल्फर यानी S, ठीक है। बच्चों अभी मैं समझा देता हूं आपको। आयरन की वैलेंसी होती है +2, ठीक है ना, और सल्फर की होती है -2। क्या होती है? -2। दोनों एक दूसरे की वैलेंसी को न्यूट्रीफाई कर देते हैं और जुड़ करके बन जाते हैं FeS। क्या बन गए? FeS बन गए। समझ गए। सो दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। क्या है बेटा? ये आयरन सल्फाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा ये आयरन सल्फाइड बन गया। ये क्या है बेटा? एक कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड है। अब देखो आयरन सल्फाइड का व्यू देखो आप, अंदर यहाँ पे आयरन सल्फाइड है। अब ये देखो बेटा, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके साथ केमिकली कंबाइन हो चुका है सल्फर। समझ गए ना। केमिकली मतलब एक दूसरे के अंदर घुस गए, एक दूसरे के अंदर घुस गए, ऐसे जुड़े कि जुड़ ही गए। समझ गए ना। सो दैट इज कॉल्ड केमिकल कंपाउंड। मगर यदि बेटा फिजिकली होते तो पता चला आयरन ये बैठा है, दो आयरन बैठा है, और बीच में बेटा एक सल्फर कहीं पर ऐसे बैठा होता है। ये देखो ऐसे। समझ में आया? इसको दूसरा कलर दे दूं। यस, ये देखो इस तरीके से ये सल्फर बैठा है। तो ये फिजिकल होता। बट फिर ये क्या, ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? आयरन केमिकल। क्या दिख रहा है बच्चों? केमिकल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन, आपको बता दिया मैंने। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि भाई एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर आ जाओ भाई साहब कि एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। आपने एलिमेंट देख लिए, बाद में अभी आपने देखा कि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। समझ गए ना। मतलब प्योर सब्सटेंस की दो स्टेट है एग्जिस्टेंस की, या तो एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो कंपाउंड फॉर्म में। जैसे ये प्लास्टिक है, ये कंपाउंड है। बोलो हाँ, है ना। ये आपका बुक कवर है, ये कंपाउंड है। जो भी आपको मैक्सिमम चीजें कार्बन की बनी हुई दिख रही हैं वो क्या है? कंपाउंड है। क्लियर हो गया। ओके। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो बेटा एलिमेंट मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल। समझ में आ गया। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, एक मेटल होते हैं, एक मेटलॉइड होते हैं, और
नॉन मेटल। तो मेटल लाइक एल्यूमिनियम है ना, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा वो मेटल होगा। ऐसे मेटलॉइड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जो उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, मेटलॉइड। और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को 3 ग्रुप में बनाया गया है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया है। बोलो क्लियर है कि नहीं है क्लियर? 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। एक ग्रुप है मेटल का, एक ग्रुप है मेटलॉइड का, और एक ग्रुप है नॉन मेटल का। ठीक है ना? चलिए देखिए, अब मेटल, किनको मेटल कहा गया? जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, जो लस्चरस है, जो मेलिएबल है। लस्चरस मतलब चमकदार, मेलिएबल मतलब जिनको पीट पीट के शीट बना सकते हो, जिनके डक्टाइल यानी तार खींचे जा सकते हैं, जो सोनोरस हैं, जिनमें ठनठनाहट की आवाज आती है, जो हार्ड हैं, और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्या? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इनको मेटल की कैटेगरी में रखा गया। समझ में आया बेटा? अब नॉन मेटल देख लो बेटा। नॉन मेटल पहले देख लो, पहले नॉन मेटल देख लो। लाइक सल्फर, ये बेटा पाउडर लाइक होता है, जैसे आपका आटा होता है ना, उसी जैसा बेटा सल्फर हुआ करता है। समझ गए ना? अब ये बताओ, आटे में अगर आप मारोगे, सूखा आटा रखा हुआ है, अगर उस आटे में आप हथौड़ा मारोगे, तो बताओ क्या वो फैलेगा, ठनने की आवाज आएगी कि उड़ जाएगा? उड़ जाएगा, भिसक जाएगा, यहाँ वहां चला जाएगा। सो ये बेटा इस टाइप की प्रॉपर्टी जो होती है सल्फर में होती है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? ये नॉन लस्चरस, चमकदार नहीं होते हैं। हालांकि कुछ इसके वो हैं, एक्सेप्शंस हैं, मगर हम बात तो ज्यादा की करेंगे ना, है ना। जैसे एक्सेप्शन में है कौन? आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन। आयोडीन बेटा चमकदार होती है। क्या होती है? आयोडीन चमकदार होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं बेटा, कि जितने भी बेटा मेटल हैं वो हार्ड हैं। क्या है? सबके सब हार्ड हैं एंड सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है बेटा? सॉलिड स्टेट में है। क्लियर? केवल एक मरकरी है बच्चों जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती, बाकी सब के सब किस में है? सॉलिड में है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? है ना? तो जितने भी मेटल है सॉलिड स्टेट में है, मरकरी को छोड़ करके अदर कोई लिक्विड स्टेट में नहीं है। और गैसेस तो होती ही नहीं मेटल। समझ गए ना? तो नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आएंगी सबसे पहले ऑल गैसेस। क्या आएंगी? ऑल गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं सबकी सब क्या है? नॉन मेटल। सबकी सब क्या है? नॉन मेटल। दूसरा, मरकरी को छोड़ करके जितने भी लिक्विड हैं, लाइक ब्रोमीन। क्या हो गई बेटा? ब्रोमीन। जितने भी लिक्विड स्टेट में है एलिमेंट, वो सबकी सब नॉन मेटल है। समझ में आ गया? इसके बाद सॉलिड फॉर्म में भी कुछ नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन। जैसे कि कार्बन, तो कार्बन की फॉर्म क्या होती है? सॉलिड। अब इनकी प्रॉपर्टी, नॉन लस्चरस मतलब कि चमकदार नहीं होते, नॉन मेलिएबल मतलब तार नहीं बना सकते हो, नॉन डक्टाइल तार खींच नहीं सकते हो, मेलेबल का मतलब शीट नहीं बना सकते हो पतली पतली, सोनोरस मतलब इनकी विशेष आवाज नहीं होती, अच्छे सुनाई नहीं देते, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गंदे कंडक्टर होते हैं, इनको कंडक्ट नहीं करते। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी बीच की रखते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं उनको हम? मेटलॉइड। हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा ज्यादा इनके बारे में जानने के लिए कुछ है नहीं आपको, इनको हम मेटलॉइड बोलते हैं, है ना। जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, मतलब कुछ मेटल की प्रॉपर्टी और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्या बताया? सिलिकॉन। क्या बताया? सिलिकॉन। इतना याद रखना बस बेटा, कि जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन अगर आप बात करोगे हाई टेम्परेचर पे, किस पे? हाई टेम्परेचर पे, तो सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पे मेटल है। क्या है? मेटल। और सिलिकॉन लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल है। क्या है बेटा? नॉन मेटल। बस इतना समझ लो इसके लिए, याद रखने के लिए, कि हाई टेम्परेचर पे तो ये मेटल के जैसे काम करेगा, बट लो टेम्परेचर पे किसके जैसे काम करेगा? नॉन मेटल के जैसे। समझ गए ना? हाँ, तो सारे मेटलॉइड ऐसे ही हैं। तो एक समझने के लिए एक आइडिया काफी है। मगर डेफिनेशन वाइज, हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आपको एग्जाम में आता है। सो व्हाट आर मेटलॉइड? मेटलॉइड आर द एलिमेंट दैट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर हुआ? अब चलिए आज ये बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं मेटल्स की। आइए देखते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। नंबर 1, सोडियम। वैसे तो सारे मेटल हार्ड होते हैं, मगर सोडियम क्या होता है बच्चों? एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, आप इसको चाकू से भी काट सकते हो। सारे मेटल बेटा सॉलिड्स हैं, मगर मरकरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ करती है? लिक्विड होती है। क्या होती है? दिस इज लिक्विड रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं, देखो नॉन मेटल में आयोडीन, ये एक्सेप्शन है। सारे नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो चमकदार नहीं होते हैं, नॉन नॉन लस्टरस। क्या होते हैं? नॉन लस्टर। मगर जो आयोडीन होती है बच्चों, को क्या होती है? लस्टरस होती है। क्या होती है? हाँ। देन सारे मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की शो नहीं करते, मगर कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन का एक
फॉर्म। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। और कार्बन का ये एलिमेंटल फॉर्म जो है, कार्बन का एक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है बेटा, केवल कंडक्टिविटी ही नहीं, बहुत सुपर क्लास कंडक्टिविटी शो करता है। कौन? ग्रेफाइट। इवन इतनी अच्छी इसकी कंडक्टिविटी है कि सेल बनाया जाता है इससे। क्या बनाया जाता है? सेल। इसकी जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बनाया जाता है ना। इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड बेटा, है ना। आपने सेल कभी तोड़ा होगा तो बीच में एक डंडी निकली होगी, है ना। सो दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। क्या है बेटा? ग्रेफाइट। बोलो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिक्सचर की। किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की। भाई अब हमारे प्योर सब्सटेंसेस हो चुके हैं। प्योर सब्सटेंसेस की हमने दो फेज देखी। अब हम इसके बाद जो फेज देखेंगे किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की। भाई मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक क्या था? केमिकल। अगर आप कंपाउंड की बात करें तो कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा था? केमिकल। कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा था? कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा था? केमिकल। ठीक ना। मिक्सचर आर फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन हुआ करता है। A mixture has variable composition. The constituent can be separated easily by physical method. आप किसी भी केमिकल फिजिकल मेथड का यूज करके किसी कंपाउंड को अलग अलग नहीं कर सकते हो H2O को, मगर आप डिफरेंट फिजिकल मेथड का यूज करके आप मिक्सचर को अलग कर सकते हो। जैसे पानी और शक्कर का शरबत है, आप यहाँ पे क्या करो, फिजिकली आप इसको गर्म कर दो, उबाल दो, पानी उड़ जाएगा और शक्कर बच जाएगी, बच जाएगी। सो आपने फिजिकल मेथड का यूज कर लिया और आप इनको अलग अलग कर सकते हो। समझ गए ना। मतलब इनके जो कंपोजिशंस हैं, फिजिकल कंपोजिशंस, कंपोजिशन मतलब जिनसे मिलकर के बना है, आप उनको इजिली सेपरेट कर सकते हो। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से। ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो उसके पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो उसके पार्टिकल हैं। और याद रखिएगा, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। कैसा कंपोजिशन होता है? वेरिएबल। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है ना। एक मिक्सचर जो होता है उसका कंपोजिशन जो होता है वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट वाटर, एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अब आप देखिए सॉल्ट वाटर की मैं कंपोजिशन की बात करूं, देखिए सॉल्ट वाटर में अभी आपने पानी घोला है, समझ गए ना। पानी घोला है तो ये देखिए यहाँ पर पानी के पार्टिकल आपको देखिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इनकी ये देखिए इस तरफ तो कंपोजिशन केवल पानी पानी का ही है, और इधर किसका भाई, थोड़े से यहाँ पे क्या आ गए, सॉल्ट पार्टिकल आ गए ना। तो बताइए कंपोजिशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कंपोजिशन। क्या है बेटा? हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन। ये देखिए वेजिटेबल सलाद तो आपने खाई होगी घर में, किसी तरफ बेटा कुछ ज्यादा हो गया, किस तरफ को पता चला गाजर ज्यादा हो गया, है ना, तो गाजर वाले गाजर ज्यादा रख लिए, ऐसे समझ गए ना। या आप किस दिन सलाद मिल गई आपको तो आपने कहा "अरे यार केवल ककड़ी ककड़ी बस भरी हुई है, कुछ और है ही नहीं", है ना। तो ऐसी सलाद होती है। सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो वेजिटेबल सलाद इज अ मिक्सचर। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये देखिए सी वाटर है, ये कौन सा वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉरी सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर में देखिए इस तरीके से वेरिएबल कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बेटा मैं ये नहीं कहूंगा कि हर समय वेरिएबल कंपोजिशन हर टाइप के मिक्सचर में मिलता है ना। कई बार कई बार जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी आपको मिल जाता है। बट जैसे इनिशियली आपने नमक नीचे डाल दिया, नमक नीचे डाल दिया तल्ले में, तो सबसे पहले बेटा पानी यहाँ का सॉल्टी होता है कि नहीं होता है। इवन अगर आपने यदि वो बनाया शरबत बनाया, समझ गए ना, तो शरबत बनाया और आपने शक्कर डाल दी है बेटा, तो आप ऊपर के पानी को टेस्ट करिए। अगर आपने शक्कर को अच्छे से मिलाया नहीं है तो ऊपर का पानी आपका विदाउट शुगर वाला रहेगा, और नीचे का पानी यदि आप टेस्ट करेंगे तो शक्कर वाला रहेगा, क्योंकि शक्कर के पार्टिकल अभी भी यहीं पर है। बोलो हाँ, है ना। हाँ, समय के साथ जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि पार्टिकल परफॉर्मिंग रैंडम रैपिड मोशन, लगातार क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो जैसे पानी का पार्टिकल आकर के इसको ठोकर मारेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे फिर जाके मिल तो जाएंगे। बट कुछ देर के लिए इनकी कंपोजिशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। बट यूनिफॉर्म भी हो सकती है यदि आप मिला दें इसको तो। अगर आप मिला देंगे तो हर जगह जो साल्टी लेवल है बिल्कुल बराबर आ जाएगा, या हर जगह स्वीटनेस जो होगी बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। जैसे चाय पीते हैं आप, समझ गए ना, चाय इज अ मिक्सचर, चाय इज अ मिक्सचर। दूध मिलाया, शक्कर मिलाई बेटा, सबका सब मिक्सचर कर दिया, अन पानी ने उसको एंड हीट ने उसको गर्म कर दिया, हीट ने क्या किया, उसको गर्म कर दिया। सो बेटा अगर बिल्कुल आप मिला देते हो अच्छे से और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना देते हो, तो बेटा वो मिक्सचर बन जाता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। सच मिक्सचर विल हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। सेकेंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सच मिक्सचर विल नॉट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोजीनियस। समझ में आया कि नहीं आया? लाइक बेटा हमारा ब्लड जो है, तो हमारा जो ब्लड है ना, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा हमारा ब्लड? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। तो दो तरीके के मिक्सचर देख लिए, वन इज होमोजीनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, दाना दाना एक समान है तो मिक्सचर, फिर भी, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर विल हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, मतलब जितना बंटवारा ऊपर उतना बंटवारा नीचे, हर जगह बिल्कुल बराबर बराबर बंटवारा होता है। कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। हाँ भाई, आप पानी और शक्कर के कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते हो घुलने के बाद। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपके पास सलाद रखी हुई है, आप उसको अलग अलग कर सकते हो। समझ में आ गया? तो मिक्सचर है, होमोजीनियस है, तो आप उसको, आप फिजिकली मेथड से आप सेपरेट तो कर सकते हो, मगर इन अ मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर आप उसको अलग अलग बता नहीं सकते हो, पहचान नहीं कर सकते हो उनकी अलग अलग। जैसे कि शक्कर का आपने शरबत बना लिया है, तो क्या आप शुगर की पहचान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर देख लिया, तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर मेनली हमको क्या कवर करना है? सोल्यूशन। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने पानी को शरबत, पानी में शक्कर मिलाया, तो मैंने पानी में शक्कर मिलाया, तो बेटा दो चीजें हैं। पानी यानी कि सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। हाँ, तो सॉल्वेंट है पानी। और जो शक्कर मिलाई मैंने स्पून से यहाँ पे, वो क्या है बेटा? सोल्यूट है, सोल्यूट। और सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को मिला करके जो चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन भी दो टाइप के, वही हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। तो अ सोल्यूशन है इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती हुई। जब भी सोल्यूशन की बात करोगे तो वो होमोजीनियस ही होगा, सोल्यूशन में हेट्रोजीनियस की बात नहीं होगी। A solution is a homogeneous mixture of two or more component in which the constituent are not visible to the naked eye, जिसमें कंपोनेंट आपको है ना, खाली आंखों से देखे नहीं जाएंगे। समझ गए ना? ड्यू टू वेरी पार्टिकल साइज स्मॉल, बेटा याद रखना कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है। इसके कारण आप इनको नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखो कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया, आपने वाटर में मिलाया, तो वाटर और कॉपर सल्फेट फिजिकली बस कंबाइन, कंबाइन भी नहीं कहेंगे, फिजिकली एडजस्ट हो गए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना ली, और क्या बना लिया इन्होंने? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन है। क्या है बेटा ये? होमोजीनियस सोल्यूशन। समझ में आया? The component of a solution include the solute minor quantity and the solvent in major quantity. The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration and they won't be settled down also. शक्कर और पानी का शरबत बनाने के बाद क्या आप उसको फिल्टर करके, छन्नी से छान के क्या शक्कर को अलग कर सकते हो? नो। तो होमोजीनियस सोल्यूशन जो होगा, जो सोल्यूशन होगा, सिंपल, जो सोल्यूशन ऑलरेडी होमोजीनियस ही है, तो उनमें सॉल्यूट पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब बात करते हैं मिक्सचर की, बात करते हैं। तो मिक्सचर में कुछ प्रॉपर्टीज और देखने को मिलती हैं। मिक्सचर कुछ प्रॉपर्टी को दिखाया करते हैं, ठीक ना। सोल्यूशन की बात खत्म हो गई यहाँ पे, और हम क्या चला रहे थे? हम लोग मिक्सचर ही पढ़ रहे थे। तो मिक्सचर में होमोजीनियस देख लिया, हेट्रोजीनियस देख लिया। अब मिक्सचर में कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि भाई सोल्यूशन में तीन कैटेगरी होती हैं, सॉल्यूशन में तीन कैटेगरी होती हैं, है ना। एक कैटेगरी मैंने आपको बताई, देखिए। हाँ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भी तीन कैटेगरी आने वाली हैं, देखिए। तो जैसे हमने बताया कि सॉल्यूशन मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर को कहना चाहिए होमोजीनियस सॉल्यूशन ही समझ लो। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन बोलो तो क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। फिर बेटा एक और टाइप का आपका मिक्सचर बनेगा, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। क्या बोलेंगे उसको बेटा? सस्पेंशन। और एक और मिक्सचर बनेगा आपका, दैट इज कॉल्ड कोलाइड, दैट इज कॉल्ड कोलाइड। तो ये एक्चुअली बड़े तौर में इसे हम मिक्सचर कह सकते हैं। क्या है ये सब? मिक्सचर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा जो मिक्सचर होते हैं उसमें तीन कैटेगरी आती हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं कि टिंडल इफेक्ट की, है ना। तो टिंडल इफेक्ट, इट इज द फिनोमिनन बाय विच द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल
इन अ मिक्सचर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा कुछ मिक्सचर होते हैं जो लाइट का पाथ विजिबल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध में पानी को मिला लीजिए, तो आपने मिल्क में पानी को मिला लिया। आपने क्या किया, मिल्क में पानी को मिला लिया। आपने मिल्क में पानी को मिला लिया, ऑब्वियसली बेटा मिल्क और पानी फिजिकली आपस में एडजस्ट होकर के एक मिक्सचर बना लेंगे। समझ में आ गया? ये क्या बना लेंगे, एक मिक्सचर, जो कि आपको सोल्यूशन की फॉर्म में दिखाई देगा, जो कि आपको सोल्यूशन की फॉर्म में दिखाई देगा। क्लियर हो गया ना? अब याद रखिएगा बेटा, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा अगर ऊपर देखते होगे आप मलाई वगैरह दिख जाती है नहीं दिख जाती, मतलब थोड़े से कंपोनेंट इसके अलग अलग दिखते हैं, सो दैट इज होमोजीनियस नहीं बनेगा ये, है ना? थोड़े से अगर कंपोनेंट, हाँ अगर मलाई वगैरह नहीं दिख रही है तो आपने कहा कि हाँ दैट टाइम इट विल बी होमोजीनियस। कच्चा दूध लेकर के आओगे तो होमोजीनियस बन जाएगा, ठीक है ना? उबालने के बाद की सिचुएशन अलग है। तो बेटा जैसे ही आप यहाँ पे लाइट मारोगे टॉर्च से, तो आपको यहाँ वाला जो पाथ है बेटा वही विजिबल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? विजिबल दिखाई देगा। बट यही काम अगर आप प्योर वाटर में करोगे तो हवा नहीं लगेगी, लाइट आर की पार हो जाएगी, इसका पाथ विजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? So Tyndall effect, it is the phenomenon by which a path of the light become visible in a mixture due to scattering of light by the particle। क्यों होता है? क्यों क्या करते हैं बेटा, ये जो पार्टिकल होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ से लाइट आई तो पार्टिकलों ने क्या करा बेटा, लाइट को पहले ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद वो पार्टिकल लाइट को अलग अलग जगह डायरेक्शन में फेंकता है। समझ गए ना? नहीं आया समझ में? अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता है। दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज सोल्यूशन डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। याद रखिएगा कि कभी भी ट्रू सोल्यूशन यानी कि पानी जो है टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल, क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल। और टेंडल इफेक्ट शो करने के लिए पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज सोल्यूशन डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट्स। सोल्यूशन डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, क्योंकि टेंडल इफेक्ट के बेस में है स्कैटरिंग। टेंडल इफेक्ट का बेसिक जो है वो स्कैटरिंग है, और स्कैटरिंग इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए पार्टिकल साइज। लाइक मतलब स्कैटरिंग को कैसे याद रख सकते हो मालूम? स्कैटरिंग लाइक एक बड़ी सी दीवार है, और हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन में खेलते हैं, एक मिट्टी का गोला बनाते हैं, और मिट्टी के गोले को जाके इसमें जोरदार तरीके से मारते हैं। बोलो है ना? तो तो देखो बेटा क्या होता है, ये जो पार्टिकल है, ये जिस पे हमने इसको मारा है, समझ गए ना, ये क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से जब आपको टिंडल इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब पार्टिकल साइज क्या होगा, काफी बड़े होंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन की। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशंस की, ठीक है ना? हाँ, टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर के अंदर सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के अंदर भी दो कैटेगरी, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सो व्हाट इज सैचुरेटेड? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व। बेटा सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, सिंपल पहले शब्दों में समझ लो, कि आपने एक कप ले लिया और उसमें आप जो है वो घोलते गए, नमक डालते गए। एक समय आएगा कि अब नमक डालोगे तो नमक जाकर के तल्ले पे बैठ जाएगा, मगर घुलेगा नहीं। समझ गए ना? मान लो ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब ये टेम्परेचर बिल्कुल घुलना नहीं हो रहा। क्यों? कारण क्योंकि जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं इन सब के बीच में नमक आके ठसम ठस भर चुका है, पूरी स्पेस भर चुकी है, एक भी स्पेस खाली नहीं है। तो बेटा इस सिचुएशन पे एट ए गिवन टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। या so at any particular temperature, a solution that has a dissolved as much solute as it capable of dissolving is said to be saturated solution। मतलब जितना घोल सकता था घोल लिया। समझ गए ना? उस फेज में आ गया, है ना? A solution that has dissolved as much solute as it is capable, it dissolve as much solute as it is capable of dissolving is called सैचुरेटेड सोल्यूशन। यस, ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। भाई सैचुरेशन आ गया, जैसे पढ़ के थक गए एकदम, अब दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, सो दैट इज कॉल्ड आप सैचुरेशन आ गया सर। अब सैचुरेशन आ गया, बिल्कुल नहीं जा रहा दिमाग में क्योंकि सैचुरेशन आ चुका है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? अब सैचुरेशन आ गया है। जब तक तुम अनसैचुरेटेड थे तुम्हारे अंदर जा रहा था, जब तक तो सैचुरेट हो गया तो नहीं गया। अब अनसैचुरेटेड, वैसे पहले तुमको अनसैचुरेटेड पढ़ाना चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट कंटेन्ड इन ए सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर सैचुरेशन लेवल से कम की अमाउंट ऑफ सल्यूट पड़ी हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, है ना? मतलब अभी पढ़ने की इच्छा है, अभी अनसैचुरेटेड है हम, अभी सैचुरेशन नहीं आया। बट तुम सैचुरेट हो चुके हो, मगर मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें और पढ़ाऊं,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। लाइक इसी तरीके से मैं इस मोटिवेट करने के लिए भाषा का मतलब कि यहाँ पर इसको मैं हीट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, हीट। आपको पता है हीट देने से इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और इनके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा ना। तो जहां एक मॉलिक्यूल शुगर का था वहां दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को जिसको हीट दे दी गई है आपने, है ना, तो हीट देने के बाद आप उसमें थोड़ा सा और घोल सकते हो। घोल सकते हो कि नहीं घोल सकते हो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। हाँ, तो अगर a super saturated solution is one in which more solute is dissolved than it necessary to make a saturated solution। समझ में आ गया, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन के आपने आपने हीट कर दिया और हीट देने के बाद आपने उसमें थोड़ा और डाल सकते हो, और डाल सकते हो, समझ में है ना। तो इस तरीके से और आपने डाल भी दिया। अब जो सोल्यूशन बना आपका वो कौन सा सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड। कौन सा सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है मिक्सचर में। बेटा कुछ टर्म आते हैं मिक्सचर में, गाढ़ेपन को कैसे पढ़ा जाता है, गाढ़ेपन को। जैसे आपके यहाँ मिल्क आता है ना, आपके यहाँ मिल्क आता है, तो मिल्क किसी किसी दिन पतला आ जाता है और किसी दिन बढ़िया गाढ़ा आता है। तो भैया मिक्सचर है हमारे पास, जो मिल्क है पानी में मिलाया है तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और भी चीजें हैं बेटा बहुत सारी, कभी कोई चीजें, टमाटो सॉस आपने देखा होगा, कई बार बहुत थिक आ जाता है, बहुत गाढ़ा रहता है, और कई बार पतला सा आ जाता है ना। जो चाउमीन वाले होते हैं एकदम पतला वाला सॉस डालते हैं, देखते होगे आप लोग, डालते हैं नहीं डालते हैं। तो बेटा ये पतले और मोटे होने का फीलिंग क्या है बेटा, इसको फिजिक्स में केमिस्ट्री में बोलते हैं, इसको कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब है सीधी सीधी बात कि एक गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन हाई होगी, बोलो यस और नो। और सॉल्यूट अगर कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में अगर जो अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी 10% कंसंट्रेशन बनाओ, कितना मैंने बोला, 10%। समझ में आया, तो 10% कंसंट्रेशन, 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब कि 10 ग्राम आपने नमक लिया है और 100 ग्राम आपने क्या बनाया है, टोटल सोल्यूशन। टोटल याद रखना, 100 ग्राम पानी मत बोलना, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम नमक है, समझ गए ना। 100 ग्राम नमक पानी में, 100 ग्राम किस में, नमक पानी में, जो सॉल्ट वाटर है उसमें 10 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। समझ में आया। सो ये कह जाएगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपकी सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सल्यूट की अमाउंट कम होती है, तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर आपका सल्यूट ज्यादा अमाउंट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। घर में आप शरबत बनाते हैं, कई बार आप शरबत में कम रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो डाइल्यूट रूह अफ़ज़ा बनता है, और कई बार आप ज्यादा डाल देते हैं तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनता है। समझ गए ना। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन वी कैन रेफर इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन। मतलब डिपेंड करता है कि आपका कितना सोल्यूट डाला हुआ है, उस बेसिस पे आप इसको कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है भाई, किसी चीज को पतला करना। ऑब्वियसली भाई, डाइल्यूट कर रहे हो मतलब किसकी मात्रा बढ़ाओगे, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा को कम करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। इट इज यूजुअली डन बाय द एडिंग मोर सॉल्वेंट इनटू इट। घर में कभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो मम्मी क्या करती है, सब्जी में पानी डाल देती है। क्या डाल देती है, पानी। तो वो नमक का असर कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे न्यूमेरिकल भी आता है, कि हम किसी भी हम इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। समझ गए, कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बच्चों कंसंट्रेशन एक्सप्रेस तीन चार तरीके से की जा सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंसंट्रेशन होती है। नंबर वन, मास बाई मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। बेटा मास बाई मास का मतलब ये है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है। समझ गए ना, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। इसको यदि डेवलपमेंट करूं मैं इसका, मान लीजिए आपके पास में कोई सॉल्वेंट है जिसका मास है कैपिटल एम, बोलो हाँ है ना। कैपिटल एम ग्राम में, कैपिटल एम ग्राम में भाई साहब स्मॉल एम ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। केमिकल एम ग्राम सोल्यूशन में कितना घुला हुआ है, स्मॉल एम ग्राम सोल्यूट। समझ में आया कि नहीं आया। पूरा लिख देता हूं इसको तो और अच्छा लगेगा। कैपिटल एम ग्राम
कैपिटल एम ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कैपिटल एम ग्राम सॉल्यूशन में क्या स्मॉल एम ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, बोलो हाँ है ना। तो बेटा जब कैपिटल एम में स्मॉल एम घुला हुआ है तो 1 ग्राम में क्या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम घुला होगा कि नहीं होगा। तो 100 ग्राम के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 100 ग्राम के लिए बन जाएगा ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू कितना 100, मतलब पर 100 ग्राम सोल्यूशन में घुली हुई सॉल्यूट की अमाउंट को, सॉल्यूट के मास को क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू कितना 100, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम, 100 ग्राम मतलब 100, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है मतलब ml आएगा, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आ गया। थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में, इनटू कितना 100, है ना। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया। सो तीन तरीके के टर्म है बच्चों कंसंट्रेशन के, अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस में अलग अलग तरीके की परसेंटेज कंसंट्रेशन बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए बात करते हैं मिक्सचर में। अब आ जाइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस हमने देख लिया, पूरे के पूरे सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस में। तो हेट्रोजीनियस में बेटा दो कैटेगरी है, एक है सस्पेंशन दूसरा है कोलाइड, एक है सस्पेंशन दूसरा है कोलाइड। हेट्रोजीनियस मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर जगह नहीं होगा, इनका वेरिएबल कंपोजिशन रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, a suspension is defined as heterogeneous mixture in which the solid particle of are dispersed in liquid. A suspension is defined as heterogeneous mixture in which the solid particles are dispersed in liquid. Okay, the particle of suspension are easily visible and distinguishable, can be separated by filtration, settle down while left undisturbed. देखो भैया ये घुले नहीं होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, डिस्पर्स मतलब अंदर ही छितरे बितरे रहेंगे, स्थायी रहेंगे, हवा में लटके रहेंगे एक तरीके से। समझ गए ना, डिस्पर्स इन लिक्विड। क्लियर हो गया ना, जैसे आप बोलते हैं असेंबली में डिस्पर्स, यहाँ वहां हो जाओ, है ना। तो पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, इनकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, इजिली विजिबल, इनको आंखों से देखा जा सकता है, इनको आंखों से देख सकते हो आप, ठीक है ना। सेकेंड, कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, इनको फिल्टर से आप अलग कर सकते हो, इनको फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। देन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इनको आप जब छोड़ दोगे तो ये पार्टिकल जा करके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। तो भैया इसको बोलते हैं अपन सस्पेंशन। क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंशन। आइए सस्पेंशन कुछ देख लीजिए, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सैंड एंड वाटर, बच्चों जब पानी में आप सैंड मिलाते हो तो ये आपका बन गया सस्पेंशन। ऑब्वियसली होमोजीनियस तो है ही नहीं, हेट्रोजीनियस है, बोलो यस नो। तो ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है बच्चों, इसको इजीली आप देख पा रहे हो, डिस्टिंग्विश कर पा रहे, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना। दूसरा, कैन बी सेपरेटेड, ऑब्वियसली बेटा एक चाय की छन्नी रख दो, एक फिल्टर पेपर रख दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फिल्टर पेपर रख दिया तो मान लीजिए कि नीचे तो पीने वाला पानी आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेत जो है ऊपर छन जाएगी। क्लियर हो गया। थर्ड, सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है, इसको छोड़ दो तो पूरा का पूरा नीचे मटमैला पानी आ जाएगा और ऊपर का साफ पानी आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो जाते हैं। इसी तरीके से टी लिप्स हो गया और इसी तरीके से चॉक पाउडर हो गया। बेटा याद रखना एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सस्पेंशन के हैं। किसके हैं बच्चों, सस्पेंशन के हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर में अगली कैटेगरी होती है कोलाइड्स की। मिक्सचर की लास्ट कैटेगरी क्या है, कोलाइड। कोलाइड क्या है, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है ही है। कोलाइड आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। देखो भैया सस्पेंशन में डिस्पर्स था, क्या था, सस्पेंशन में डिस्पर्स था, छित्र बित्र था, समझ गए ना। वहां पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं थे, यहां पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हेंस इट इज अपीयर टू बी होमोजीनियस। इसलिए जो जितने भी कोलाइड होते हैं बच्चों वो होमोजीनियस दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको,
जैसे आप कफ सिरप लेकर के आइए, अगर आप कफ सिरप में देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे, तो आपको कोई पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, कोई पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा इतना इजीली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया है ना? तो ये कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे मिल्क वाटर हो गया, पानी और दूध बेटा एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अब उसमें आपको पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, मगर बेटा पार्टिकल होंगे। क्लियर हो गया ना? पार्टिकल आपके होंगे, और ये होमोजीनियस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? होमोजीनियस। हाँ, टिंडल इफेक्ट में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है ना? पार्टिकल ऑफ कोलाइड टू स्मॉल टू इंडिविजुअली सी, हाँ इट इज टू स्मॉल टू इंडिविजुअली सी बाय द नेकेड आई। बेटा देखो, आंख से तो देख नहीं सकते हो, समझ गए ना? आंख से आप सस्पेंशन के पार्टिकल को देख सकते हो, मगर आप कोलाइड के पार्टिकल को देख नहीं सकते। अब बिग एनफ स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। मैंने बताया भी कि क्या करते हैं कि आपके जो पाथ ऑफ लाइट को होते हैं विजुअलाइज कर देते हैं। समझ गए ना? आपको पाथ, उसका रास्ता दिखाई देता। विल नॉट बी सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इनको छोड़ दिया जाए तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। समझ में आया? सेटल डाउन नहीं होते। मम्मी आपको मिल्क देती है, तो क्या वो मिल्क को पहले मिलाती है करछुली से? नो, ऊपर से ही निकाल करके दे देती है, बिकॉज दैट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन वो आपको दे दिया करती है। चलिए, कोलाइड इन अवर डेली लाइफ। देखिए बेटा, हमारी लाइफ में कोलाइड, बच्चों कोलाइडल सोल्यूशन दैट इज मिल्क, आइसक्रीम एंड पेड, ये हमारे क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर हो गया ना? यस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कंपोनेंट ऑफ कोलाइड। बेटा कंपोनेंट ऑफ कोलाइड में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, दो चीजें होती हैं कंपोनेंट कोलाइड में। देखो बेटा, जैसे आप वहां पे क्या पढ़ते थे, एक था सॉल्यूट, क्या था बेटा? और दूसरा था सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में घोलते थे कि नहीं घोलते थे? हाँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम बदल जाता है बेटा। सॉल्यूट सॉल्वेंट का वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक तरफ सॉल्यूट और दूसरी तरफ क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते थे? सोल्यूशन। मतलब ये वाली चीज जो बीच में निकलती थी वो क्या था बेटा? सॉल्यूशन था कि नहीं था? अब बेटा इसमें इनके नाम बदल गए हैं। इसमें सॉल्यूट को बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो घुला है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। और जो जिसमें घुला गया है वो क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसे घोला गया है, हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है वो गैस हो। मतलब जिसे डाला जा रहा है सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम। हो सकता है सॉलिड डाला गया हो सकता है लिक्विड डाला गया हो, लिक्विड में डाला गया हो सकता है क्या? गैस में। समझ गए? मतलब आप फील करो कि आप सॉलिड में सॉलिड को डाल रहे हो, है ना? ये वाले में आएगा में, क्या आएगा? में। और ये वाले में आएगा को, क्या आएगा? को। सॉलिड में सॉलिड को डाल रहे हो। दूसरा, लिक्विड में किसको डाल रहे हो? सॉलिड को। लिक्विड में किसको डाल रहे हो? सॉलिड को। तीसरा, गैस में किसको डाल रहे हो? सॉलिड को डाल रहे हो। समझ में आ गया? तो ये जितनी कैटेगरी बनेगी बेटा, ये सब कोलाइड है, सबके क्या है? कोलाइड है। मगर इन कोलाइड्स के सबके पर्टिकुलर नाम दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं? सबके नाम दे दिए गए हैं। समझ में आया? अब इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए, जब आप ये देखिए, ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना बेटा, ये कौन सी है? डिस्पर्स्ड फेज है। कौन सी फेज है? डिस्पर्स फेज। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको, ये डिस्पर्सिंग मीडियम है जिसमें आपने डाल रहे हैं। तो एक बार ले लिया सॉलिड, एक बार ले लिया लिक्विड, और एक बार ले लिया गैस। अब आप समझो बेटा, जब भी आप सॉलिड में सॉलिड को घोलोगे तो जो कोलाइड बनेगा उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। इसे सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सॉल बोलते हैं। समझ में आया? जब भी आप सॉलिड में गैस को घोलोगे, किसको घोलोगे? गैस को। मतलब सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस, इसे बोलेंगे फोम। क्या बोलते हैं? फोम। समझ में आ गया? फोम यानी गद्दा। फोम यानी गद्दा, स्पॉन्ज सुना होगा आपने। बट ये वो फोम नहीं, एक्चुअली वो मैच हो गया फोम से, है ना? वो कोलोइडल सोल्यूशन नहीं है ना? तो फोम है, ये एक प्रकार का फोम होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने देखा होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए स्प्रे में भर के फोम आता है ना? उसको, दैट इज वो फोम है ये। समझ में आ गया? ये वो फोम है। मतलब कि सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस। अच्छा, सॉलिड के अंदर लिक्विड, दैट इज कॉल्ड जेल। सॉलिड के अंदर लिक्विड। समझ में आ गया? देखिए, सॉलिड के एक मिनट, डिस्पर्सिंग मीडियम, हाँ ठीक है। सॉलिड के अंदर अगर आप लिक्विड को दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड जेल। ठीक है ना? आपने जेल पेन का इस्तेमाल किया होगा, करा है कि नहीं करा है? आपने ग्लिटर का इस्तेमाल किया होगा, किया है कि नहीं किया है? ग्लिटर के अंदर आपको महसूस नहीं हुआ कभी कि पार्टिकल है? बेशक पार्टिकल
होते हैं ना। तो बेटा वहां पे क्या होता है, सबसे पहले जो सॉल्वेंट फेज होती है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है बेटा, वो सॉलिड का होता है। किसका होता है? सॉलिड का। और उसमें लिक्विड आप इंजेक्ट करते हैं, समझ गए? तो सॉलिड के अंदर लिक्विड। अब आ जाइए, तो सॉलिड के अंदर की बात हो गई, अब लिक्विड के अंदर आ जाइए। बेटा अगर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड, सो दैट इज कॉल्ड सॉल्व। अगर आप लिक्विड के अंदर गैस डालेंगे, अगेन इट इज ए फोम। एंड लिक्विड के अंदर अगर आप लिक्विड डालेंगे तो दैट इज अ इमल्शन, दैट इज अ इमल्शन। समझ में आया? देन गैस के अंदर सॉलिड तो जा ही नहीं सकता है ना? गैस के अंदर सॉरी जा सकता है, गैस के अंदर गैस भी जा सकती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? तो गैस के अंदर अगर सॉलिड जाएगा बेटा तो इसको बोलते हैं एरोजोल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एरोजोल। और गैस के अंदर लिक्विड भी जाएगा तो इसको भी क्या बोलेंगे? एरोजोल। समझ में आया? बताता हूँ बेटा। एक्चुअली बेटा गैस के अंदर सॉलिड, उसको एरोजोल नाम दे दिया है ना? जैसे आपने स्मोक देखा है बेटा, स्मोक, धुआं। तो धुएं में बेटा क्या होता है? गैस होता है बड़ा मीडियम, बोलो होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम। और धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल बेटा सॉलिड पार्टिकल होते हैं, होते कि नहीं होते? धुएं के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल। अच्छा, आपने फील नहीं किया सॉलिड पार्टिकल? जिन लोगों के घर में चिमनी बनी होगी उनको पता होगा, जो चिमनी से ऊपर धुआं निकलता तो पूरी चिमनी काली पड़ जाती है ऊपर। चिमनी पूरी क्या हो जाती है? काली हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो काली क्यों हो जाती है? क्योंकि पार्टिकल निकल रहे हैं। यस और नो? है ना? सो दैट इज स्मोक। या आप मोमबत्ती के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख करके देख लीजिए, आपका हाथ काला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? ब्लैक पड़ जाएगा, मतलब पक्का पार्टिकल निकल रहे हैं और सॉलिड पार्टिकल हैं। समझ में आया ना? हाँ। सो दैट, क्योंकि लिक्विड तो आया नहीं, सॉलिड पार्टिकल ही गए होंगे वहां पे, डिपॉजिट हो गए। सो बेटा दैट इज कॉल्ड एरोजोल, दैट इज कॉल्ड एरोजोल। गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोजोल। गैस में लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं? एरोजोल बोलते हैं। अभी थोड़ा इनकी हम डिटेल जानकारी आपको और दे देंगे, इसमें कुछ चेंजेस यदि आ गए हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको बता देंगे। बेटा थोड़ा खोलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में देखते हैं, एक बार इसकी टेबल बना देता हूँ मैं। एनसीईआरटी में यदि कोई नाम इनकरेक्ट है तो उसको हम फिर से यहाँ पे सही करके बता देते हैं, है ना? चलिए इसको लिख लीजिए, अगर आप लोग, यदि कोई चेंजेस हैं तो उनको हम लिखवाए देते हैं ना। हाँ बच्चों, हाँ देखिए, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम। बेटा गैस के अंदर लिक्विड जो होता है ना, मतलब इस तरीके से मैं टेबल बना देता हूँ इसी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देख लीजिए थोड़ा सा। लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड इनसाइड गैस, समझ गए ना? तो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड के अंदर नहीं, लिक्विड गैस के अंदर, है ना? लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम है और ये डिस्पर्स्ड फेज है। मतलब ये सॉल्यूट है, ये क्या है? और ये सॉल्वेंट है। समझ गए ना? तो लिक्विड अगर गैस के अंदर है बेटा तो इसको बोलते हैं हम एरोजोल। एरोजोल, समझ गए ना? अब एरोजोल के एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। जो फॉग क्या होता है? फॉग, कोहरा, कोहरे में क्या होता है? लिक्विड जो होता है गैस के अंदर होता है। क्लाउड, आप जानते हैं क्लाउड में बादल गैस के अंदर। और मिस्ट, हाँ एक तरीके से ये मिस्ट को बेटा हिंदी में धुंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुंध। ये भी एकदम कोहरे के जैसे होता है। देन सॉलिड इनसाइड गैस, सॉलिड इनसाइड गैस, सॉलिड पार्टिकल इनसाइड गैस, बेटा इसको भी एरोजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरोजोल। बेटा स्मोक मैंने बताया था अभी, क्या बताया था? स्मोक हो गया। एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से धुआं वगैरह निकलता है ऑयल एयर, वो भी तो स्मोक ही है। तो दैट इज सॉलिड इनसाइड गैस। समझ गए ना? तो बेटा इसमें एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को ये हार्म करते हैं। समझ गए ना? हाँ। देन गैस इनसाइड लिक्विड, गैस इनसाइड लिक्विड, बेटा गैस अगर लिक्विड के अंदर हो तो इसको फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोम। गैस इनसाइड लिक्विड के अंदर इसको फोम बोलते हैं। तो शेविंग क्रीम जो होता है ना, दैट इज गैस इनसाइड लिक्विड। क्या होती है? लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है कि नहीं होती है? शेविंग क्रीम, ठीक है ना? गैस इनसाइड लिक्विड इज कॉल्ड शेविंग क्रीम, फोम हो गया ये, ठीक है ना? मेरे ख्याल से डिओड्रेंट भी बेटा जो है गैस इनसाइड लिक्विड में भी आएगा। समझ गए ना? डिओड्रेंट जो होगा वो भी इसी के फॉर्म में ही आएगा। समझ गए? ओके, लिक्विड इनसाइड गैस या गैस इनसाइड लिक्विड। एक मिनट बेटा, हमको सर्च करना पड़ेगा कि डिओड्रेंट जो है दो कैटेगरी है, या फॉग में आएगा या फोम में आएगा, है ना? सो नहीं नहीं, सॉरी बच्चों, लिक्विड इनसाइड गैस होगा वो, गैस इनसाइड लिक्विड नहीं। मुझे याद आ गया, है ना? लिक्विड इनसाइड
गैस, दैट इज कॉल्ड एरोजोल, दैट इज कॉल्ड एरोजोल। समझ में आ गया बेटा? और एक चीज आपको बताऊं मैं, आप जब नाक छींकते हो ना, तो आपके नाक से जो निकलता है ना, जो जिसके कारण वायरस फैलता है ना दूसरे के सामने, बेटा वो भी एरोजोल ही है। क्या है वो? एरोजोल। क्योंकि फेफड़े से हवा आती है, मतलब गैस, बोलो हाँ है ना, फेफड़े से गैस आती है, और आपके नाक के जो पार्टिकल होते हैं नोजी, वो उसमें लिक्विड फेज में होती है, तो लिक्विड इनसाइड गैस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोजोल। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? चलिए ये हो गया। देन लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमल्शन। क्या बोलते हैं? इमल्शन, इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा मिल्क हो गया, बोलो हाँ, लिक्विड इन लिक्विड मिल्क हो गया। और बेटा फेयर एंड लवली फेस क्रीम, जितनी भी फेस क्रीम आती हैं, वो सबकी सब क्या है? इमल्शन है, सबकी सब क्या है? इमल्शन, ठीक है ना? देन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के अंदर बेटा क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल। अब सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल देख लो बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। आप कीचड़ से समझ सकते हो, मड, MUD, तो MUD क्या है बेटा? एक सोल है। क्या है? MUD सोल है। देन गैस इन सॉलिड, गैस, सॉलिड के अंदर गैस। हाँ बेटा, ये जो है ना, इसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड, इसको बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं इसको? फोम। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल वही रबर वाला फोम हो गया, स्पॉन्ज हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? स्पॉन्ज, ठीक है ना? गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, अगला क्या है? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर लिक्विड, भाई क्या एग्जाम्पल बन सकता है? सॉलिड के अंदर लिक्विड को बोलते हैं बेटा जेल। क्या बोलते हैं? जेल, है ना? सॉलिड के अंदर लिक्विड को क्या बोलेंगे बच्चों? जेल बोलेंगे, ठीक है ना, इसे जेल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बेटा? लिक्विड इन सॉलिड को बेटा जेली हो गया, जेली खाते हैं ना बच्चे, जो चीज होता है बेटा, है ना, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। और बटर जो हो गया, बटर, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। बेटा सॉलिड इन सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड जेल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, सॉरी, सॉलिड सोल बोलते हैं। समझ गए ना? अब एग्जांपल के लिए कलर जेम्स स्टोन एंड मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास, समझ गए ना? तो कलर्ड जेम स्टोन एंड मिल्की ग्लास, ये थोड़ी सी एक नॉलेजफुल चीज है आपके लिए, एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है ना। तो आप इस तरीके से डायग्राम खुद अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, और इनके नाम लिख लीजिएगा कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को क्या कहते हैं, लिक्विड के अंदर गैस को क्या कहते हैं, लाइक दैट। चलिए अब कंपैरिजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन, पार्टिकल साइज का कंपैरिजन। नंबर वन, सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा। जो सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं मैंने बता दिए, 1 नैनोमीटर से भी कम, मतलब जो पार्टिकल साइज होगा वो 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा, कोलाइड पार्टिकल थोड़े से हैवी हो जाते हैं, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁻6, समझ गए? मीटर। क्लियर हो गया? क्योंकि 1000 नैनोमीटर मतलब 3 जीरो कट जाएंगे, 1000 मतलब 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब इसका जो साइज होता है 10⁻⁹ से 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, समझ में आ गया, तक रहता है। कोलाइडल ये 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। सस्पेंशन, कोलाइडल तो हो गए, 1000 नैनोमीटर जो सबसे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंशन। वही हमने जो बताया था आपको, मिट्टी और रेत को मिला दो पानी में, समझ गए ना? ये पार्टिकल आपको दिखते हैं, नेकेड आई से दिखते हैं। समझ में आ गया? तो ये पार्टिकल, ये तो ट्रू सोल्यूशन तो भूल जाओ, कोलाइड भी आपको नहीं दिखते हैं, बट सस्पेंशन आपको दिखते हैं, ठीक है ना? इसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। क्या कोलाइडल सोल्यूशन, सॉरी ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट देते हैं? नो वे, बिल्कुल नहीं देते, ये टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं। समझ गए? पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना? हाँ बेटा देखो, इसमें कोलाइड की मैं बात करूं, कोलाइड में बेटा जो बड़े वाले पार्टिकल वाले कोलाइड हैं वो तो टिंडल इफेक्ट देंगे, मगर बहुत छोटे वाले नहीं देंगे। भले इसने राइट टिक कर दिया है, बट याद रखना कोलाइडल सारे नहीं देते हैं, कुछ कुछ कोलाइडल देते हैं, ठीक है ना? देन लास्ट, जो सस्पेंशन होते हैं वो बड़े आसानी से आपको टेंडल इफेक्ट शो करेंगे। नाउ बात करते हैं चेंजेस की। पढ़ाई रखे आप लोगों ने, फिजिकल चेंज, ऑल यू नो, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सच एज साइज, स्टेट, शेप, अपीयरेंस एंड मोर ऑफ द सब्सटेंस अल्टर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल सब्सटेंस। समझ गए? मोस्टली फिजिकल चेंज टेंड टू रिवर्सिबल, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, अगेन इसको आप रिवर्स कर सकते हो। टीयरिंग ऑफ अ पेपर, पेपर फाड़ दो, इज इट अ फिजिकल change. Now, interconversion of state of matter is a physical change. याद रखना कि इंटर कन्वर्जन कौन सा स्टेट है? फिजिकल। इनका मैटर का इंटर कन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज।
लाइक देखा था आपने लास्ट क्लास में, ये गैस है, ये अपने पास में ये सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है ना, ये गैस है। तो अगर बात करते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, दिस प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग, एंड लिक्विड इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, सो दे बोथ आर फिजिकल चेंज। नाउ बात करते हैं हम लोग लिक्विड इनटू द गैस कन्वर्ट होना, दैट इज वेपराइजेशन, एंड गैस इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देन सॉलिड और गैस की बात करते हैं, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड गैस का डायरेक्टली सॉलिड में जाना, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन नॉट डिकम्पोजिशन बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 3.2 केमिकल चेंज की। व्हाट इज केमिकल चेंज? अ केमिकल चेंज इज अ चेंज that brings change in the chemical properties, yeah, entirely a new substance is formed। कोई नई चीज बिल्कुल बन जाएगी बेटा, सारी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, समझ गए? लाइक वाटर जब आप बनाते हो तो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन करते हो, मतलब आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। बेटा हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, बट कमाल देखो जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड। वाटर इज अ लिक्विड, मतलब प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो गई, होगी कि नहीं हुई? So a chemical change is a change that brings change in the chemical properties and we get new substance। A chemical change is frequently harder to reverse than a physical change। एक chemical change जो होता है वो physical change की तुलना में बहुत कठिन होता है, और कई बार तो impossible होता है। जैसे कि एक बार फल पक जाए तो आप वापस उसको कुछ भी करके कच्चा नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? आपने एक बार लकड़ी जला दी तो वापस आप लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हो उसी चीज से, ये सुनो, बर्न हो गया तो। क्लियर हो गया ना? हाँ, कुछ केमिकल चेंज है जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, वो अलग बात है। हाँ, दूध से दही हो गया तो दही से आपको दूध नहीं मिल पाएगा बेटा, है ना? मतलब हमेशा के लिए याद मत रखना कि आप इसको बोल दो कि देखो फिजिकल चेंज सारे रिवर्सिबल हैं, मगर केमिकल चेंज सारे रिवर्सिबल नहीं है ना? कुछ रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, रोटिंग ऑफ एन एप्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब एक बात आती है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल कौन कौन सा चेंज होता है? ओनली फिजिकल, ओनली केमिकल, या दोनों? बोथ द चेंजेस। एक तो मोम पिघल करके मेल्ट होता जाता है, दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल, और एक उसकी विक जो होती है जलती जाती है, और जो मोम होता है, मोम इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब सबस्टांस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको वो बर्न करती जाती है हीट एंड लाइट में, हीट एंड लाइट में, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो बच्चों दिस इज द कंप्लीट चैप्टर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज व्हाट? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, है ना? अब चलिए करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद